हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम इस बार 2026 में देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही इंक्लूड किया गया है, जिसका क्वेश्चंस और आंसर दोनों हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार कर भी आप लोग समझ सकते हैं, नहीं तो वीडियो में बने रहिए। हम लोग एक-एक क्वेश्चंस करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और आप लोग के लिए जो ये क्वेश्चंस है, ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ठोस अवस्था का है, जिसको हम लोग सॉलिड टेस्ट करते हैं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग वीडियो में बने रहिए। मैं बारी-बारी से सारे क्वेश्चंस को समझा रहे हैं, जो कि इस बार 2026 में जो एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस क्या हैं, या फिर क्रिस्टलीय ठोस से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है, या फिर क्रिस्टलीय ठोस का दूसरा नाम होता है रवेदार ठोस। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि रवेदार ठोस से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर काफ़ी अच्छी तरह से और छोटा में ही लिखा गया है, जिसको याद करने में आप लोग की कोई कठिनाई होगी। चलिए हम लोग इसको समझाते हैं। देखिए कह रहे हैं कि वैसा ठोस जिसकी आकृति और आयतन दोनों ही क्या होता है, निश्चित होता है। यानी कोई ठोस है तो उसकी आकृति और आयतन दोनों क्या होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए, तथा उनमें अव्ययी कणों की व्यवस्था 3D में नियमित होनी चाहिए। ठीक है। जैसे अव्ययी कण कहने का मतलब कोई भी ठोस पदार्थ होता है उसके अव्ययी कण 3 होते हैं, या तो अणु होगा, नहीं तो परमाणु होगा, नहीं तो आयन होगा। उनकी जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नियमित होनी चाहिए। नियमित का मतलब लगातार होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इस ठोस को हम लोग रवेदार ठोस भी कहते हैं। इसके जो मुख्य एग्जाम्पल्स होते हैं ये होते हैं हीरा, लकड़ी, पत्थर, क्वार्टज। ये एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का कह रहा है अक्रिस्टलीय ठोस से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ठीक उसके उल्टा है। अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग बेरवेदार ठोस भी कहते हैं, इसलिए ऐसे भी कह सकता है कि बेरवेदार ठोस से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं। काफ़ी अच्छी तरह से लिखा गया है, सेम टू सेम उसी का कॉपी है, बस थोड़ा सा खाली चेंजिंग है। इसको थोड़ा समझ लीजिए। अब हम लोग इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। देखिए कह रहा है कि वैसा ठोस जिसकी आकृति और आयतन दोनों ही क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, उसमें निश्चित है, इसमें क्या है, अनिश्चित है, तथा उनमें अव्ययी कणों की व्यवस्था 3D में क्या होती है, अनियमित होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग ना कोई भी व्यवस्था कर रहे हैं ठोस का, तो उसमें जो उसका व्यवस्था है वह अनियमित है, यानी गड़बड़ तरीके से की गई है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे में इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो है रबर, प्लास्टिक, कांच, क्वार्टज, ग्लास, डॉट डॉट करके इत्यादि कर दीजिएगा। ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग का क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का जो परिभाषा है वो काफ़ी अच्छी तरह से हम लिख चुके हैं। आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है। अब देखिए इसी से संबंधित एक तीसरा क्वेश्चन होता है, जिसको हम लोग समझ रहे हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। जो ऊपर क्वेश्चन हम लोग दोनों पढ़े हैं उन्हीं का दोनों का अंतर दिया है, या फिर ऐसे भी बोल सकता है कि रवेदार और बेरवेदार ठोस में क्या अंतर है। तो चलिए इसके अंतर को भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चंस को, तो पहले आंसर में इस प्रकार से लिखेंगे, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, फिर दोनों ओर हम लोग ना बनाएंगे, एक ओर क्रिस्टलीय ठोस का और दूसरी ओर अक्रिस्टलीय ठोस का, फिर दोनों का हम डिफरेंस कर देंगे। तो चलिए इसके डिफरेंस को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। जैसे पहला में कह रहे हैं इसकी आकृति निश्चित होती है, जबकि इसकी आकृति क्या होती है, अनिश्चित है। जैसे डिफिनीशन से हम लोग का पता चला था। फिर कह रहे हैं कि इसके दौर्नांक उच्च होते हैं, जबकि इसके दौर्नांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। फिर ये वास्तविक ठोस कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, आभासी या काल्पनिक ठोस कहलाता है। अब इसके बाद ये चौथा जो इसका पॉइंट हम लोग लिखेंगे, ये विषमदैशिकता प्रकृति के होते हैं और ये समदैशिकता प्रकृति के होते हैं। विषमदैशिकता कहने का मतलब कि उसकी सभी दिशाओं में जो गुणवत्ता होगी वो भिन्न भिन्न होगी, और इसमें क्या होगी, एक समान होगी। फिर है हम लोग का पांचवा इसका
इसमें दीर्घपरासी व्यवस्था होती है ना, इसमें लॉन्ग बहुत ज़्यादा इसकी जो व्यवस्था होती है वो बनाई गई होती है, बीच में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, जबकि इसमें लघु परासी व्यवस्था होती है, इसकी व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी होती है, लगातार नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से हम लोग का जो दिया गया है अंतर 5 गो लिखे हैं, इसमें से आप लोग कोई भी 2 नंबर का क्वेश्चन देगा तो इसमें 3 गो लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 करें कि सौटिकी दोष क्या है? इसको हम लोग ना सौटिकी त्रुटि भी कह सकते हैं, तो ये भी बहुत आसान है, चलिए इसको भी हम लोग समझ सकते हैं। कह रहे कि जब किसी क्रिस्टल में से, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा का पूरा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिएगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार से समझ लेंगे जो कि लिखा गया है, जब किसी क्रिस्टल में से समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने स्थान से गायब हो जाते हैं तो उनके स्थान पर रिक्त स्थान बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सौटिकी दोष या रिक्तिका दोष कहते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हो गया Na+Cl- और Na+, फिर ले लेंगे हम लोग Cl-, Na+ और Cl-, फिर ले लेंगे Na+, Cl- और Na+, ठीक है। इन सबको जोड़ बना दीजिए इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई अपना स्थान छोड़ देता है, ठीक है, तो उसकी जगह पर क्या होता है, खाली स्थान बन जाता है। जैसे मान के चलिए इसको हम लोग इस प्रकार से ले रहे हैं, तो यहाँ से अगर एक सोडियम गायब कर दे रहे हैं और एक क्लोरीन गायब कर देते हैं तो यहाँ से ना ये क्या होता है कि यहाँ पर रिक्त स्थान बन जाता है। चलिए इसको हम छोटे एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जैसे इसके एग्जाम्पल लेते हैं ना, Na+, Cl-, ठीक है। फिर मान लीजिए Na+ और यहाँ पर ले लेते हैं Cl-, Na+ और Cl-। अब देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से ये गायब हो जाए एक माइनस वाला और यहाँ से एक गायब हो जाए ये प्लस वाला, ठीक है। तो जब ये दोनों गायब होंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, रिक्त स्थान बन जाएगा, ठीक है। समान संख्या में एक क्लोरीन आयन गायब हो गया, एक सोडियम आयन गायब हो गया, तो इन दोनों के स्थान पर ना इस प्रकार से रिक्त स्थान बन जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सौटिकी दोष, ठीक है। जैसा कह रहा था कि जब किसी क्रिस्टल में से समान संख्या में धनायन जैसे सोडियम था और ऋणायन क्लोरीन था अपने स्थान से गायब हो जाते हैं तो उनके स्थान पर क्या बन जाता है, रिक्त स्थान बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सौटिकी दोष या रिक्तिका दोष कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल NaCl हो गया, CaCl हो गया, AgBr हो गया, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं फ्रेंकल दोष। ये भी उसी प्रकार से लेकिन थोड़ा सा अंतर देखिए, जब किसी क्रिस्टल में से धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है तो उसके द्वारा उत्पन्न दोष को ही क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष कहते हैं या फिर अंतरकाशीय दोष कहते हैं। जैसे मान के चलिए हम लोग इसको ले लेते हैं, इसके एग्जाम्पल है हम लोग का ZnS, ठीक है, या फिर AgCl। चलिए AgCl लेते हैं, मान लीजिए Ag+ है, ठीक है, Cl- है, फिर मान लीजिए Cl- है और Ag+ है, ठीक है। इस प्रकार से इसका जो होता है क्रिस्टल इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, अगर ये धनायन अपना स्थान क्या करेगा, छोड़ेगा, तो ये अंतरकाशीय स्थान में बोल रहा है और ये जो बीच वाला पार्ट होता है ये अंतरकाशीय स्थान होता है, ठीक है। अगर ये यहाँ से यहाँ पर पहुँच जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खाली स्थान हो जाएगा और यहाँ अपना स्थान छोड़कर ये अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष कहते हैं या फिर फ्रेंकल त्रुटि कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन 6 नंबर पे आते हैं हम लोग। अब इन दोनों का अंतर, सौटिकी दोष तथा फ्रेंकल दोष में क्या अंतर है, तो इसका अंतर हम लोग समझ लेते हैं। फिर उसी प्रकार से बोर्ड में लिखिएगा कि सौटिकी दोष तथा फ्रेंकल दोष में निम्नलिखित अंतर है, दो रे बना दीजिएगा, एक साइड सौटिकी दोष और दूसरी साइड फ्रेंकल दोष। चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। सौटिकी दोष में पहला है कि इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि देखिए समान संख्या में धनायन और समान संख्या में ऋणायन गायब होते हैं तो उनके क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा इसमें है, पहला इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, जैसे गायब हो रहा था तो वह उसी में रह रहा था, ठीक है, उसी के अंतरकाशीय स्थान में रहता है, इसलिए उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। दूसरा अंतर है इसका, इस दोष में समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं, जैसे कि आप लोग को ऊपर का परिभाषा से समझ में आ रहा होगा। और इसमें क्या है कि इस दोष में केवल धनायन अपना स्थान
से गायब होकर अंतरकाशीय स्थान में चला जाता था, जो कि ये भी डिफिनेशन से समझ में आ रहा है। तीसरा है कि इनके यौगिक में उपस्थित धनायन और ऋणायन के आकार क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितना प्लस में होता है उतना ही क्या होता है, माइनस में। इन दोनों का साइज क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसके यौगिक में उपस्थित धनायन का आकार ऋणायन के आकार से क्या होता है, छोटा होता है। फ्रेंकल दोष में जो धनायन का आकार अगर इतना है, ठीक है, तो ऋणायन का आकार इतना होगा, यानी ऋणायन का आकार हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, और धनायन का आकार हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग समझ लीजिएगा। चौथा इसका है एग्जाम्पल देख लीजिए ना, ये काफ़ी ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है इसके एग्जाम्पल, तो इसलिए इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल में CaCl हो जाएगा, यानी सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, जिंक सल्फाइड हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा, और सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों क्वेश्चन जो हम लोग ऊपर लिए थे, शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष, इन दोनों क्वेश्चन के जो दोष का अंतर दिया गया था, ये भी हम लोग कर लिए। ये अभी तक पूरी तरह से ना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि यदि ठोस अवस्था में कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा है, इस बार भी पूछने की संभावनाएं ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत ही वीवीआई तौर पर इसको लिखे हैं। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में चलते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहे हैं। कह रहे कि नेटवर्क ठोस या उप सहसंयोजक ठोस क्या है। नेटवर्क ठोस को ही क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक ठोस कहते हैं। चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं, एकदम एक लाइन का है। ये कह रहा है कि वैसा ठोस जिनके अव्ययी कण परमाणु होते हैं, ठीक है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क ठोस कहते हैं। देखिए ठोस कई प्रकार के चीज़ों से बना होता है, अणु, परमाणु, आयन, जो कि अव्ययी कण होते हैं। अगर उनमें से जो ठोस केवल परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं नेटवर्क ठोस या फिर उप सहसंयोजक ठोस, जिसके मुख्य उदाहरण होते हैं हीरा और ग्रेफाइट। तो ऐसे भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि नेटवर्क ठोस का उदाहरण कौन सा होता है, तो हीरा होता है या फिर ग्रेफाइट होता है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर जिंक ऑक्साइड सफ़ेद रंग का और गर्म करने पर पीला रंग का हो जाता है कि। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा भी गया है। ठीक है, तो आप लोग इसके डिफिनीशन को एक बार देख लीजिए। देखिए जिंक ऑक्साइड की संरचना में धातु अधिक के दोष होने के कारण, धातु अधिक होने का मतलब +16 ज़्यादा और -16 कम होने के कारण जिंक ऑक्साइड कमरे के ताप पर सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, यानी प्लस वाली की जो Zn2+ होता है, इसमें आयन प्लस वाली की ज़्यादा होने की वजह से ना ये क्या होता है, सफ़ेद रंग का होता है। परंतु जब जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तब वो ऑक्सीजन को क्या करता है, खो देता है। जो ये जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, गर्म होते ही इसको ये क्या करता है, खो देता है, जिसके कारण इसका रंग जो होता है वो क्या होता है, पीला हो जाता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप उसका सफ़ेद रंग किस में कन्वर्ट हो जाता है, पीले रंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो कह रहा है क्वेश्चन कि कमरे के ताप पर जिंक ऑक्साइड सफ़ेद रंग और गर्म करने पर पीले रंग क्यों हो जाता है, तो वो ऑक्सीजन खोने की वजह से होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका रिएक्शन हम दे रखे हैं, इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चंस पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठोस पदार्थ के 3 गुणों को लिखें। तो हम लोग इसको अच्छे से लिख सकते हैं। ठोस पदार्थ के 3 गुण निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है, ठोस पदार्थ के आयतन और आकार दोनों ही क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है, दूसरा है कि ठोस पदार्थ के द्रव्यमान क्वथनांक काफ़ी क्या होते हैं, उच्च होते हैं, ये भी ठीक है। और तीसरा है, ठोस पदार्थ कठोर और क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। इनके 3 गुण हैं, आप चाहेंगे तो और भी ज़्यादा लिख सकते हैं। ये जो मुख्य गुण है वो हम लिख दिए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बिंदु दोष को परिभाषित कीजिए तथा ठोस रावा में फ्रेंकल दोष क्यों उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्वेश्चंस 2 पार्टों में है, थोड़ा सा केवल चेंजिंग है, इसको अच्छे से समझ ले। बिंदु दोष काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 5-5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि हम आप लोग को 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्यूशंस कराएंगे तो वो बताएंगे। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिए अच्छे से। देखिए बिंदु दोष, ठोस कणों में आयनों के लुप्त या प्रतिस्थापित होने के कारण उत्पन्न दोष को ही क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। अगर मान के चलिए कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, कोई ठोस पदार्थ है, अब इन ठोस पदार्थों में जो यहाँ पर
अणु या परमाणु या आयन होते हैं, या फिर मान लीजिए उसको हम अव्ययी कण भी कहते हैं, अव्ययी कण होते हैं, ये अगर लुप्त हो जाते हैं तो उसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। ठीक है, आगे है कि देखिए ठोस कणों में फ्रेंकल दोष आयनों द्वारा अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक में कोई दूसरा आसान ग्रहण करने के कारण ही उत्पन्न हो जाता है। जैसे फ्रेंकल दोष में हम लोग समझे थे कि धनायन अपना आसान छोड़कर कहाँ चला जाता था, अंतराकाशीय आसान में चला जाता था। यही चीजें अगर ये प्लस वाला अपना स्थान छोड़ करके कहीं दूसरे का स्थान ग्रहण कर लेता है तो इसी कारण से कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है, हम लोग का फ्रेंकल दोष उत्पन्न हो जाता है। तो वही बात है कि जब बिंदु दोष की अगर बात आता है तो वहाँ से जो आयन लुप्त होता है वह कहीं ना कहीं जाकर के एडजस्ट हो जाता है, इसके वजह से कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है, फ्रेंकल दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इस चीज़ को अच्छे से लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। कह रहे हैं कि ब्रोविस जालक या ब्रोविस लैटिस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, का उल्लेख करें। तो देखिए हेडिंग डाल दीजिएगा ब्रोविस जालक का। सन 1848 ईस्वी में ब्रोविस वैज्ञानिक ने यह दिखलाया कि सभी त्रिवी में जालक 3D की व्यवस्था 14 प्रकार से की जा सकती है। इस व्यवस्था को ही क्या कहते हैं, ब्रोविस जालक कहते हैं। ठीक है, देखिए ब्रोविस जो थे वैज्ञानिक थे, उन्होंने किसी भी क्रिस्टल को अव्ययी कणों के आधार पर, ठीक है, 3D में सजाने की जो प्रक्रिया बताए थे वो 14 प्रकार से बताए थे। इसी गुणवत्ता के आधार पर जो प्रत्येक अव्ययी कण माना गया उसे हम लोग लैटिस बोले। उसी लैटिस के आधार पर जो ये त्रिविम संरचना के आधार पर उनको 14 प्रकार से सजाने की जो व्यवस्था बनाई, उसी चीज को हम लोग क्या बोल दिए, ब्रोविस जालक। ठीक है, जैसे अगर हम लोग जाल भी लेते हैं तो जैसे मान के चलिए नेटवर्क कैसे होता है, एक अगर हम लोग ये लेते हैं तो इसको इससे कनेक्ट करते, इससे करते, इससे करते, इससे आगे का फिर ये इससे करते हैं, फिर इससे करते हैं। उसी प्रकार से जो ब्रोविस साइंटिस्ट थे उन्होंने अव्ययी कण जो ये 14 प्रकार से उन्होंने क्या किए थे, उसको बनाए थे, वो अव्ययी कणों के द्वारा ही बनाए थे। इसलिए उसको हम लोग क्या कहते थे, ब्रोविस जालक कहते थे या फिर ब्रोविस लैटिस कहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 12 में। 12 कह रहे कि जालक बिंदु या लैटिस बिंदु से आप क्या समझते हैं। वही है, जैसे मान लीजिए अगर ये ठोस है तो यहाँ पर जो ये अव्ययी कण है यही क्या है, लैटिस बिंदु है या फिर जालक बिंदु है। फिर भी पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखिए किसी एकक कोष्टिका में, एकक कोष्टिका जैसे मान लीजिए कोई घन या घनाभ ले लीजिए। ठीक है, जैसे मान के चले अगर कोई घन या घनाभ अगर हम लोग बना लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। तो यहाँ पर जो हम लोग मार्क कर रहे हैं ये हम लोग का अव्ययी कण होता है और यही अव्ययी कण लैटिस बिंदु या जालक बिंदु कहलाता है। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए किसी एकक कोष्टिका में जालक का प्रत्येक बिंदु एक अव्ययी कण यानी अणु, परमाणु या आयन को निरूपित करता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है, जैसा कि मान के चले हम अभी अभी दिखाएं कि ये मान के चलिए हम लोग इस प्रकार से अगर ये ले लेते हैं कोई एकक कोष्टिका, तो यहाँ पर जो हम लोग रखेंगे अव्ययी कण, ये प्रत्येक अव्ययी कण किसको दर्शाएंगे, जालक बिंदु या लैटिस बिंदु को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस पर हम लोग आते हैं। 13 क्वेश्चन है, ठोस पदार्थ कठोर क्यों होते हैं। तो इसका आंसर देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि ठोस पदार्थों के कणों के बीच अंतराणविक आकर्षण बहुत ही क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और अंतराणविक आकर्षण बल बहुत ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी उनके बीच जो कण होते हैं यहाँ पर स्थान कम होता है और इसके बीच आकर्षण बहुत ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए इस गुण के कारण ही ठोस पदार्थ क्या होते हैं, काफ़ी कठोर होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 14 पर। वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने इसलिए इसको हम लोग ना शॉर्ट तरीके से ही आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से देखकर स्क्रीनशॉट मार कर भी आप लोग इसको लिख सकते हैं और समझकर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इकाई सेल को एकक कोष्टिका भी कहते हैं। इकाई सेल या एकक कोष्टिका किसे कहते हैं। तो देखिए इकाई सेल का वह छोटा से छोटा भाग जो पूरे क्रिस्टल का एक क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, उसे इकाई सेल या एकक कोष्टिका कहते हैं। जैसे मान के चलिए हम लिखे ईच पार्ट ऑफ चेस बोर्ड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, यूनिट सेल। जैसे देखिए ये कह रहा है कि मान लीजिए जैसे चेस बोर्ड हम लोग बनाते हैं तो ये एक हटा दिए। ठीक है, इसी को थोड़ा समझ, अगर ऐसे बहुत सारे मिला देते हैं, ठीक है, तो ये एक इस प्रकार का आकृति रूप ले लेगा। ठीक है,
इस प्रकार से ये एक चित्र बना देगा और चेस बोर्ड में भी हम लोग का इसी प्रकार से होता है। तो देखिए ये छोटा रूप है और ये इसी से मिलकर ये बड़ा रूप है, ठीक है। 1 मिनट। हाँ देखिए, जैसे चेस बोर्ड को अगर हम लोग ले लेते हैं तो जैसे देखिएगा, मान लीजिए हम लोग एक ये स्क्वायर ले लिए, ठीक है। अब इसी स्क्वायर को अगर हम काफ़ी ज़्यादा अगर मिला देते हैं, ठीक है, तो ये एक चेस बोर्ड के जैसा दिखेगा। चलिए एक और ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए इन दोनों में क्या है कि ये देखिए छोटा साइज का है और इसी के जैसा ये जो बड़ा साइज दिख रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग चेस बोर्ड नाम दे रहे हैं, ये दोनों क्या है सेम है। तो यहाँ पर क्रिस्टल में क्या कर रहा है कि देखिए ये बड़ा साइज का ये छोटा क्या है प्रतिबिंब है जिससे ये बना हुआ है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि वो छोटा से छोटा भाग जो पूरे क्रिस्टल का क्या होता है प्रतिबिंब होता है, ये पूरा क्रिस्टल है और उसका ये एक क्या है प्रतिबिंब है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं एकक कोष्टिका। जैसे मान लीजिए चेस बोर्ड में काफ़ी सारे ना स्क्वायर बनाए गए होते हैं, ठीक है। तो एक स्क्वायर को अलग कर दीजिए और एक पूरा चेस बोर्ड के स्क्वायर को अलग कीजिए, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये बड़ा का ही छोटा क्या है प्रतिबिंब है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं इकाई सेल या एकक कोष्टिका कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 15 क्वेश्चन कह रहा है कि डोपिंग क्या है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये फिजिक्स में भी काफ़ी आता है, इसको समझिए। जब किसी अर्धचालक में कुछ खास अशुद्धियाँ दो तरह की होगी, या तो वर्ग 15 के तत्व होगा या फिर वर्ग 13 का होगा, वाले धातुओं को मिलाया जाता है तो एक विशेष प्रकार का अर्धचालक का निर्माण होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं डोपिंग कहते हैं। यानी देखिए जैसे मान लीजिए सिलिकॉन हो चाहे जर्मेनियम हो, अगर इस प्रकार के अर्धचालक में अगर हम लोग कोई धातु मिला देते हैं या फिर कोई तत्व मिला देते हैं और उसके द्वारा जो एक नया अर्धचालक बनता है उसे हम प्रक्रिया को क्या कहते हैं डोपिंग कहते हैं। और इसके एग्जांपल्स हम लोग क्या लेंगे, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम में जैसे मान लीजिए इंडियम मिला दे या फिर आर्सेनिक मिला दे, अगर इस तरह से मिलाएंगे तो एक नया अर्धचालक प्राप्त होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे डोपिंग कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अर्धचालक किसे कहते हैं, इसको भी देख लेते हैं। देखिए ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, वैसा ठोस जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण मौजूद हो तो उसे क्या कहते हैं अर्धचालक कहते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा दूसरे तरह से डिफाइन हम लोग करेंगे। देखिए वैसा ठोस जिनकी चालकता चालक और विद्युतरोधी पदार्थ के क्या होता है बीच होता है, ठीक है। जो हम लोग का चालक है और विद्युतरोधी पदार्थ है उनके क्या होना चाहिए बीच, यानी जैसा समझ लिए धातु और अधातु इन दोनों के बीच की जो गुणवत्ता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। बीच होता है उसे अर्धचालक कहते हैं। या फिर ऐसे समझेंगे वैसा पदार्थ जिसमें धातु और अधातु दोनों के क्या होते हैं गुण पाए जाते हैं उसे भी क्या कहते हैं हम लोग अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन आर्सेनिक जर्मेनियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है संकुलन क्षमता यानी पैकिंग इफिशियंसी से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका टॉपिक बना दीजिएगा संकुलन क्षमता का, और यह करें किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण उस क्रिस्टल जालक के कुल आयतन के जितने भाग को घेरता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। जैसे देख लीजिए संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ एटम, ठीक है, और यहाँ पर कर देंगे मल्टीप्लाई की इसका जो रैंक बनता है जालक बिंदु बनता है उसको हम जेड से सूचित करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एकक कोष्ठिका सिंपल क्यूबिक होता है, बीसीसी होता है, एफसीसी होता है, इनके जालक बिंदु होते हैं जिनको हम जेड से सूचित करते हैं, ठीक है। और ये टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या कीजिएगा यूनिट सेल इंटू 100 कर दीजिएगा, तो ये इसका क्या निकल जाएगा संकुलन क्षमता। जैसे देखिए कह रहे किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अगर कोई क्रिस्टल है उसमें जो उपस्थित अवयवी कण है तो उस क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का, जैसे ये कुल आयतन को निरूपित कर रहा है, ठीक है, और जो उसमें उपस्थित है ये कर रहे हैं, इन दोनों का जो रेशियो बनता है और इंटू 100 होता है वही उसको दर्शाते हैं संकुलन क्षमता। तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है उप सहसंयोजक संख्या या समन्वयन संख्या या कोऑर्डिनेशन संख्या किसे कहते हैं। तो हेडिंग बना दीजिएगा कोई सा भी उप सहसंयोजक संख्या का, और इसको आप लोग समझिए। देखिए कह रहे कि किसी क्रिस्टल में उपस्थित
परमाणु के चारों ओर उन परमाणुओं की संख्या जो केंद्रीय परमाणु को क्या करते हैं, छूते हैं, उसे परमाणु की उप सहसंयोजक संख्या या समन्वयन संख्या या कोऑर्डिनेशन संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हम लोग ले लिए एक परमाणु। ठीक है, अगर इस परमाणु को मान लीजिए ये दोनों टच करें, ये ए है और ये क्या है, बी है। ठीक है, इसको दोनों क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। यानी जितना टच करता है वहीं उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उपसह संयोजक संख्या। तो वहीं करें, किसी क्रिस्टल में उपस्थित किसी परमाणु के चारों ओर उन परमाणुओं की संख्या जो केंद्रीय परमाणु को क्या करते हैं, छूते हैं। ये केंद्रीय परमाणु है और ये परमाणु इसको क्या कर रहे हैं, छू रहे हैं। यही चीजें कहलाता है उपसह संयोजक संख्या। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन से एससीपी और एफसीसी से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, एससीपी को हम लोग एक बार डिफाइन कर देंगे और ये एफसीसी, यानी इन दोनों के बारे में थोड़ा सा केवल लिख देंगे, काम चल जाएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, एससीपी को हम हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट कहते हैं। ठीक है, ये फुल फॉर्म है। इसकी संरचना 2 परतों के बीच चक्र करती रहती है, यानी घूमती रहती है। ठीक है, और एफसीसी को हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं और इसकी संरचना 3 परतों के बीच क्या होती है, चक्र करती है। यानी इसमें 2 परत होते हैं और इसमें क्या होते हैं, 3 परत होते हैं, यानी लेयर के ऊपर लेयर होते हैं। अगला क्वेश्चन से हम लोग का, कांच को अतिस्थिति द्रव या आभासी ठोस क्यों कहा जाता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, ये 20 क्वेश्चंस पर दिए हैं, इसको पहले ही आप लोग लिख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। कांच को अतिस्थिति द्रव क्यों माना जाता है। तो देखिए, कांच को अतिस्थिति द्रव माना जाता है क्योंकि कांच ठोस होते हुए भी द्रवों के कुछ गुण को प्रदर्शित करता है। यानी द्रव जो मतलब कांच होते हैं उनमें ना बहाव की प्रवृत्ति होती है। जैसे मान के चले, अगर कोई ग्लास है, ठीक है, अगर इसके निचले लेयर को देखेंगे तो ये काफ़ी समय के साथ मोटा हो जाता है, लेकिन जो इस लेयर को देखेंगे ये समय के साथ क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए खिड़की को ही हम लोग देख लें। ठीक है, जब जब उस पर पानी पड़ता है तो जो ऊपर वाला जो ये पार्ट होता है ये पतला हो जाता है और नीचे वाला पार्ट खिड़की का क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि कांच में बहाव की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अतिस्थितिज द्रव कहते हैं। तो चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर कांच ठोस होती है भी द्रवों के कुछ गुण को प्रदर्शित करता है और द्रवों के समान इसके कणों में प्रवाहित होने का गुण भी मौजूद होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग अतिस्थिति द्रव भी कहते हैं। जैसे देखिए, कांच ग्लास या खिड़की के तली पर मोटा तथा ऊपरा क्या होता है, पतला होता है। ये जो कि अतिस्थितिज कांच को दर्शाता है कि इसमें द्रव की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए, एफ केंद्र यानी एफ केंद्र या रंगीन केंद्र से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जब किसी क्रिस्टल के एनायन, ध्यान दीजिए एनायन का मतलब ऋणायन, वैकेंसी के जाल में कोई इलेक्ट्रॉन फंस जाता है तो उससे क्या कहते हैं, एफ केंद्र कहते हैं। जैसे मान के चलिए, अगर हम लोग ना इस प्रकार से ये 4 ले लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। अगर इस माइनस वाले जगह पर अगर कहीं से आकर के इलेक्ट्रॉन फंस जाता है तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, एफ केंद्र या एफ सेंटर या रंगीन केंद्र। इसी घटना के कारण धातुएं क्या दिखाई देती है, रंगीन दिखाई देती हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चन को आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट समझ करके लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। देखिए, आगे के लेक्चर में जब 2 नंबर के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तब हम आप लोग को ना इसके 5 नंबरीय क्वेश्चंस कराएंगे, जिसको हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये मेन क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। ये तीनों क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ये मेन क्वेश्चन है। ठीक है, फिर थोड़ा सा ये आंकिक प्रश्न भी है जो कि एनसीईआरटी का ही है, आप लोग इसको भी एक बार ट्राई कर लीजिए। नहीं तो अगले लेक्चर्स जब ये पूरा 16 चैप्टर जो केमिस्ट्री के अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद इनका भी हम सॉल्यूशंस लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप लोग ये पूरे का पूरा जो भी ये क्वेश्चंस हम आप लोग को बताएं हैं सब्जेक्टिव्स का, इसको आप लोग अच्छे से कॉपी पर लिख कर या फिर स्क्रीनशॉट मार करके इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और वीडियो को काफ़ी अच्छी तरह से समझ करके इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि ये 2026 में एग्ज़ाम देने वाले सभी बच्चों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि केमिस्ट्री का क्लास 12th का ठोस अवस्था चैप्टर्स का है, जो कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर्स है। हम अगले लेक्चर्स में केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिस चैप्टर्स का नाम है बिलियन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।